Hello everyone, welcome to my online classroom, and today in this video we are going to continue the same chapter of class 11 political science, political theory and introduction। तो देखिए इससे पहले आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पेज नंबर 7 है और इससे पहले के जो भी पेजेस हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 7 के सेकंड पैरा से। सेकेंडली, दो फ्रीडम इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग चीज़ें पढ़ रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम फ्रीडम, जैसे हम सभी को पता है कि जो फ्रीडम है वो गारंटी की गई है, एकदम दी गई है हमें किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और बट आपने देखो कि टाइम टू टाइम जो है हर इंसान अपने अकॉर्डिंग फ्रीडम की इंटरप्रिटेशन में व्याख्या करता रहता है, ठीक है, उसके न्यू न्यू एक्सप्लेनेशन देता रहता है। दिस इज अ बिट लाइक प्लेइंग अ गेम। ये उसी तरीके से जैसे हम लोग कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे सपोज करिए हम चेस खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम हमेशा जो खेलते खेलते उसके रूल्स को सीखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे हम डेली लाइफ में भी न्यू मीनिंग्स को डिस्कवर करते हैं, जो काफ़ी ब्रॉडर मीनिंग्स होते हैं इस गेम्स से रिलेटेड और इसके अलावा भी। सिमिलरली द फंडामेंटल राइट्स, इसी तरह से देखिए आप जो फंडामेंटल राइट्स हमें गारंटी किए गए हैं, जो कि हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उनको भी टाइम टू टाइम हमने इंटरप्रेट किया गया है, ठीक है। उनकी भी व्याख्या जब नए नए सर्कमस्टांसेस आते हैं, नई नई परिस्थितियाँ होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी व्याख्या भी उसी रिस्पॉन्स में की जाती है। इसी तरह से देखिए फॉर एग्जांपल जैसे राइट टू लाइफ है, हैज़ बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड। इसी तरह से जो राइट टू लाइफ है उसको भी इंटरप्रेट किया गया है कोर्ट के द्वारा, जिसमें इंक्लूड किया कर दिया है राइट टू लाइवलीहुड। द राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसी तरह से देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो भी ग्रांट किया गया है एक नया लॉ बना के। सोसाइटीज फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर न्यू चैलेंजेस विच जनरेट न्यू इंटरप्रिटेशन। तो इस तरह से सोसाइटी में हमेशा ही नए नए चैलेंजेस लिए गए हैं, जिसके द्वारा उन्होंने नए नए इंटरप्रिटेशन, नए नए रूल्स और रेगुलेशन बनाए और उनकी व्याख्या की है। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स जो कि हमें गारंटी किया गया, मैं ये काफ़ी बार लाइन रिपीट हो रही है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन किए गए हैं और हमें गारंटीड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो इसलिए काफ़ी बार ये लाइन रिपीट हो रही है। तो इन इन जो ये जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो कि हमें दिए गए हैं उनको भी अमेंड किया गया है, ठीक है, उनको भी संशोधित किया गया है एंड एक्सपेंडेड ओवर टाइम थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज विच आर डिजाइन टू एड्रेस न्यू प्रॉब्लम्स। इसके साथ ही जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस भी होती हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज जिन्होंने डिज़ाइन किया है ताकि इन सब न्यू प्रॉब्लम्स को वो सॉर्ट आउट कर सकें। इसके साथ ही देखिए थर्डली, एज आर वर्ल्ड चेंजेस, जिस तरह से हमारा वर्ल्ड धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, हमें रोज़ाना की ज़िंदगी में भी डेली नए नए डायमेंशंस हम देखते हैं फ्रीडम के, और हमें नए नए मीनिंग्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी बार मुश्किल भी होता है। थ्रेट्स टू फ्रीडम, जो कि चुनौती भरा और धमकीपूर्ण होता है फ्रीडम के लिए। फॉर एग्जांपल ग्लोबल कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी इज मेकिंग इट ईजियर फॉर एक्टिविटीज टू नेटवर्क विद वन अनदर अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर्स और प्रोटेक्ट। तो आपने देखा कि ग्लोबल कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ईजी बना रही है इस काम को, किस तरह के नेटवर्क को बना रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये काम कर रहे हैं किस के लिए काम करें, टू प्रोटेक्ट दी, ताकि वो सुरक्षा प्रदान कर सके जो ट्राइबल कल्चर, जो आदिवासी समूह रहता है जंगलों में, और जंगलों की भी सुरक्षा कर सकें। बट इट ऑल्सो इनेबल्स टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स टू नेटवर्क। इसके साथ ही इनका ये भी मोटिव है कि किस तरह से आतंकवादियों, क्रिमिनल्स को भी इस नेटवर्क से दूर रखा जाए। मोर ओवर इंटरनेट कॉमर्स इज ऑल सेट टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। और मोर ओवर देखा जाए तो इंटरनेट कॉमर्स जो है, इंटरनेट जो के द्वारा जो बिजनेस होता है वो भी काफ़ी फ्यूचर में इंक्रीज हुआ है, काफ़ी ये बड़ा है। दिस मीन्स दैट द इन्फॉर्मेशन वी गिव अबाउट आर सेल्स ऑनलाइन टू बाय गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी प्रोटेक्ट। तो इससे हम चाहते हैं कि जो भी हम जब भी हम कोई सामान, जब भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी जाती है, तो हम ये चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन सेव हो, हमें प्रोटेक्शन मिले। इसके साथ ही देखिए सो इवन दो नेटिजन्स, अच्छा नेटिजन्स यहाँ पे क्या 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। तो जो सिटीजन्स होते हैं ऑफ द इंटरनेट, जो इंटरनेट से सारा बिजनेस करते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, इंटरनेट पे काम करते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं नेटिजन्स इस भाषा में। तो डू नॉट लाइक गवर्नमेंट कंट्रोल, तो वो किसी तरह का गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं चाहते। दे रिकॉग्नाइज दैट सम फॉर्म ऑफ रेगुलेशन नेसेसरी टू सेफगार्ड इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। बट वो कुछ तरह की रेगुलेशन जरूर चाहते हैं जिससे कि उनके जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी और जो प्राइवेसी है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सेव हों। तो इस तरह के जरूर वो रेगुलेशन चाहते हैं गवर्नमेंट से, पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं चाहते। एज अ रिजल्ट क्वेश्चंस आर रेज्ड
रिगार्डिंग हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू पीपल यूजिंग द नेट। तो इसलिए हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि किस तरह से जो फ्रीडम, कितना फ्रीडम लोगों को दिया जाना चाहिए कि वो कितना नेट यूज़ करें। इसी तरह से आपने कई बार देखा होगा कि जैसे टेररिस्ट और क्रिमिनल्स की रिपोर्ट लेने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए भी कई बार जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को शायद चेक करती है। तो वही बोला गया है कि क्या गवर्नमेंट को ये राइट है कि नहीं है। कैन यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स इन वे। तो इसके साथ ही देखिए एक चीज़ और, फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जांपल दे, शुड दे बी अलाउड टू सेंड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स टू स्ट्रेंजर्स। क्या इतनी अलाउ होता है सब लोगों को कि वो किसी अनजाने इंसान को जो वो मैसेजेस नहीं चाहते, वो ईमेल्स नहीं चाहते, उनको वो भेजते हैं। कैन यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स इन चैट रूम्स। क्या आपने जो भी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो उसको चैट रूम्स में आप डिस्कस कर सकते हो। शुड गवर्नमेंट्स भी अलाउड टू रीड प्राइवेट ईमेल्स टू ट्रैक डाउन टेररिस्ट। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है, क्या उनको इतनी परमिशन है, इतनी अलाउ है वो कि वो आपके प्राइवेट ईमेल्स पढ़ सकते हैं ताकि वो टेररिस्ट को पकड़ सकें। हाउ मच रेगुलेशन इज जस्टिफाइड। तो किस तरह के आप चाहते हो, किस तरह की पाबंदियां उन पर लगाई जाएँ, कितना रेगुलेशन लगना चाहिए, और इसके साथ ही कौन इस रेगुलेशन को लगाएगा। तो गवर्नमेंट्स और सम प्राइवेट रेगुलेटर्स। तो हमें कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चाहिए होंगे जो इस तरह के रेगुलेटर्स का काम करें। पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ अ लॉट टू टीच अस अबाउट पॉसिबल आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस एंड इज देयरफॉर वेरी रेलेवेंट। तो इस तरह से पॉलिटिकल थ्योरी में बेसिकली हमें पॉलिटिकल थ्योरी ये सब चीज़ों से रिलेटेड आंसर्स को बताती है, और साथ ही इन क्वेश्चंस के जवाब हमें मिलते हैं, और वो सारे टॉपिक जो इससे रिलेवेंट होते हैं, इससे रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में नॉलेज मिलती है। इसके साथ ही देखिए पेज नंबर 8 पे थोड़ा सा कंटेंट एंशिएंट ग्रीस का यहाँ पे दिया है। इन द सिटी ऑफ एथेंस, सुकरात के बारे में यहाँ बताया गया है कि सुकरात को वहाँ का सबसे वाइज बुद्धिमान मैन माना जाता था। ही वॉज नोन फॉर क्वेश्चनिंग। क्यों जाना जाता था उसको? उसकी क्वेश्चनिंग को चैलेंजिंग प्रॉपरली हेल्ड बिलीव्स अबाउट सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स। किस तरह से क्वेश्चन करता था, किस तरह से चैलेंज करता था सोसाइटी को लेकर, रिलीजन को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, किस तरह के डिबेट होते थे। फॉर दिस ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ बाय द रूलर्स ऑफ द एथेंस। तो जिसकी वजह से उसको मौत की सजा सुनाई गई, किसके द्वारा? जो एथेंस के रूलर्स थे। इसी साथ जो आपके यहाँ पे देखिए, ही स्टूडेंट प्लेटो रोट एक्सटेंसिव अबाउट द लाइफ एंड आइडियाज ऑफ सुकरात। इसके साथ ही जो सुकरात का जो स्टूडेंट रहा प्लेटो, उसने काफ़ी कुछ लिखा सुकरात के से रिलेटेड, उसकी लाइफ और उनके आइडियाज़ के बारे में। इन हिज बुक, जो इसकी बुक थी, प्लेटो ने जो बुक लिखी थी सुकरात के ऊपर, उसमें बुक का नाम था द रिपब्लिक। ही क्रिएटेड द कैरेक्टर सुकरात एंड थ्रू हिम एग्जामिन द क्वेश्चन व्हाट इज जस्टिस। तो उस बुक में उसने एक कैरेक्टर सुकरात की तरह ही क्रिएट किया था, जिसमें उसके साथ ही उसने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज जस्टिस, कि आपके अनुसार जस्टिस क्या है। द बुक ओपन्स विद द डायलॉग बिटवीन सुकरात एंड सेफिलस। तो जब ये बुक ओपन होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो एक डायलॉग चलता है दो इंसानों के बीच में, एक सुकरात और सेफिलस के बीच में। इन द कोर्स ऑफ दिस डायलॉग सेफिलस एंड हिज फ्रेंड्स कम टू रिकॉग्नाइज दैट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस इन इनएडुकेट एंड अनएक्सेप्टेबल। तो ये जब डायलॉग पूरा कि व्हाट इज जस्टिस के बारे में, जो वो एक डायलॉग पूरा कंप्लीट करते हैं सुकरात और सेफिलस के बीच में जो डायलॉग होते हैं, उसके बाद सेफिलस और उसके दोस्त ये चीज़ रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो भी वो जस्टिस के बारे में सोचे समझे हैं, जितना भी वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही आप एक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ ये भी आता है कि सुकरात ने जो भी व्हाट इज जस्टिस के बारे में जो भी चीज़ें बताई थी, जो भी आंसर्स दिए थे, जो भी बातें बताई थी, वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू में थे, वो रीजनिंग के थ्रू बताते थे। ठीक है, जो भी चीज़ें लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू बताते थे, और जो भी लिमिटेशंस और इनकन्सिस्टेंसीज, जो भी असंगतियाँ थी, उनको दूर रख के वो रीजन पे ज़्यादा बिलीव करते थे। हिज एडवर्साइरीज eventually admit that the views they had held and lived by could not be sustained। तो his advisories means जो इनके जो प्रतिबंधी से जो विपक्षी थे, वो इस बात से फिर बाद में एडमिट कर लेते हैं कि जो भी सुकरात बता रहा है उसके अनुसार वो समझ गए कि जिस वर्ल्ड में अभी तक वो जीते आए हैं और आगे उनके लिए मुश्किल रहेगा इस तरह की बातों को फॉलो करना और इसमें जीना। तो बेसिकली उनको व्हाट इज करेक्ट जस्टिस, करेक्ट मीनिंग ऑफ जस्टिस, वो उनको समझना होगा। चलिए, तो थोड़ा सा ही कंटेंट था, इसी तरह से आगे भी कंटेंट आता रहेगा, बट ये स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट था ताकि आपको पता रहे कि हाँ इससे रिलेटेड क्या चीज़ें आगे दी गई हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग आ रही है 1.3, जो कि है पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, कि किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो किस तरह से काम करती है। तो इन दिस टेक्स्ट बुक वी कन्फाइन सेल्फ टू वन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो इस बुक में हमने बेशक अपने आप को एक एक्सपेक्ट पॉलिटिकल थ्योरी का एक ही एक्सपेक्ट देखा है, दैट जो कि डील करता है ऑरिजिन्स, कि क्या उसका ऑरिजिन
एक्सप्लेन है पॉलिटिकल थ्योरी का कहाँ से उत्पत्ति हुई है, क्या मीनिंग है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या पॉलिटिकल आइडियाज़ है और किस तरह के पॉलिटिकल आइडियाज़ किस चीज़ों से फैमिलियर हैं, जैसे कि फ्रीडम, इक्वलिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड सो ऑन। और फिर से मैं बता दूँ, ये सारे जितने भी टॉपिक दिए हैं ये बेसिकली आपके इस बुक के चैप्टर्स ही हैं जो आगे आप चैप्टर्स पढ़ने वाले हो। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम यही सारे पॉलिटिकल, क्योंकि थ्योरी वर्ड है तो फ्रीडम, इक्वलिटी ये भी एक तरह की थ्योरी है, एक तरह के आइडियाज़ हैं जिनके बारे में आप काफ़ी कुछ डिस्क्रिप्टिव वे में आगे पढ़ेंगे। व्हेन वी बिगिन, जब भी हम डिबेट और आर्ग्यूमेंट करते हैं किसी टॉपिक पे, तो हम यूजली एक क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट डज इट मीन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एंड हाउ डज इट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में। तो पॉलिटिकल थ्योरीज हैव आस्क्ड व्हाट इज फ्रीडम और इक्वालिटी एंड प्रोवाइडेड डाइवर्स ऑप्शन। तो इसी तरह से जब पॉलिटिकल थ्योरीज ने भी फ्रीडम और इक्वालिटी के टॉपिक्स को लेकर जब डिबेट किया, बातें की, तो उनका भी जब फिर उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, उन्होंने भी ये सारे क्वेश्चंस पुट अप करे, उसके बाद उन्होंने डेफिनेशन, जो करेक्ट परिभाषाएं होंगी फ्रीडम की और इक्वालिटी की, क्योंकि इसका सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ इस वर्ड का। तो यही डेफिनेशंस इन्होंने दी। और इस तरह से एक और चीज़ कंपेयर कर लें कि अनलाइक इन मैथमेटिक्स, जैसे अगर मैथमेटिक्स से कंपेयर करें तो आपने देखा होगा ट्राइंगल और स्क्वायर, जो भी वहाँ पे टर्म्स होते हैं मैथमेटिक्स में, उनकी एक करेक्ट डेफिनेशन होती है। बट जब आप पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस में आएंगे, जितना आपको नॉलेज पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक चीज़ पे तो एग्री करेंगे कि जिस तरह से अदर सब्जेक्ट में करेक्ट डेफिनेशन होती है, यहाँ पे क्या होता है पॉलिटिकल साइंस में, अगर आप देखो फ्रीडम और जस्टिस की, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक परिभाषा हो, बल्कि इनकी बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, ठीक है, हर एक इंसान के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ में फ्रीडम और जस्टिस और इस तरह के अलग कॉन्सेप्ट्स के लिए अलग अलग परिभाषाएं देता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि पेज नंबर 9। यहाँ देखिए थोड़ा सा कंटेंट वही वाला था, सो क्लास से रिलेटेड, तो थोड़ा सा आप रीड कर लेगा, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। इसके देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज बिकॉज टर्म्स लाइक इक्वलिटी कंसर्न आर रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बींग्स रेदर देन विद थिंग्स। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इनके जो डेफिनेशन होती है वो चेंज होती है, क्योंकि अगर मैं इक्वलिटी की बात करूँ तो इक्वलिटी सीधी कंसर्न करता है हमारे रिलेशनशिप से, ठीक है, जो भी हमारे रिश्ते हैं उनसे, और किसके साथ रिश्ते, ह्यूमन बींग्स के साथ, रेदर देन विद थिंग्स। बाकी आप सब सब्जेक्ट्स में देखो तो वो किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, थिंग्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बट पॉलिटिकल में आपकी प्रैक्टिकली लाइफ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ह्यूमन बींग्स अनलाइक थिंग्स हैव ओपिनियंस और ऑन इश्यूज लाइक इक्वलिटी। तो अगर ह्यूमन बींग्स देखोगे, अगर आप किसी और चीज़ से उनको कंपेयर करोगे, तो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की अपनी कुछ ओपिनियंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज पे, लाइक इक्वलिटी पे उनकी खुद की ओपिनियन होगी, एंड मैनी ओपिनियंस नीड टू बी अंडरस्टूड एंड हार्मोनाइज्ड। इसके साथ ही हर जो ओपिनियन होती है उसको आपको समझना भी है, और साथ में उसके साथ सामंजस्य, हार्मोनियस मीन सामंजस्य बना के भी चलना है। हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग थिंग्स, किस तरह से हमें इन सब चीज़ों के साथ काम करना है। लेट अस बिगिन विद आवर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इक्वलिटी इन डिफरेंट प्लेसेस। तो चलिए अपने जो लाइफ के कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं इक्वलिटी को लेकर, जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं तो क्या इक्वलिटी का मतलब समझते हैं, क्या परिभाषा हम लगाते हैं, तो वो हम थोड़े अपने कॉमन एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो जो कि नेक्स्ट पैरा में दिया गया है। सपोज करिए कि आप एक लाइन में लगे हुए हैं, किसी शॉप के आगे आपको कुछ लेना है, या फिर डॉक्टर्स वेटिंग रूम के और गवर्नमेंट ऑफिस के आगे आपको लाइन लगानी पड़ती है, और सडनली पीछे से कोई जंप करके आया और आपसे पहले खड़ा हो गया। तो समटाइम्स कभी कभी उनको बोला जाता है नहीं आपने लाइन तोड़ी है, आप जाके पीछे खड़े हुए हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम तो रूल को फॉलो कर रहे थे, तो और किसी ने आके जब रूल को फॉलो नहीं किया, लाइन को तोड़ा, तो उनको डांटा गया, उनको बोला गया नहीं आप पीछे जाओ, ठीक है, ये जो आगे खड़े हैं उनका नंबर पहले। तो तब हमें बहुत खुशी होती है, और तब हमें फील होता है हाँ ये इक्वेलिटी है, ठीक है, बराबरी का आपका अधिकार है। समटाइम्स इसी के साथ आप कभी कभी ये भी होता है कि कभी कभी जो पीछे वाले होते हैं वो आगे आ जाते हैं और कोई उनको कुछ बोलता नहीं है, तो वो पहले लेके चीज़ें चले जाते हैं, और हम लोग बेवकूफ़ की तरह वहाँ खड़े होते हैं। तो तब हमें लगता है कि शायद हम हमसे धोखाधड़ी हुई है, ठीक है। वी रिसेंट दिस बिकॉज वी ऑल वांट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच वी आर पेइंग। तो इसका बेसिकली क्या पॉइंट है, क्यों हम इस चीज़ों को सोचते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें हर जगह कोई भी गुड्स और सर्विसेज जब भी बात होती है उनको इस्तेमाल की, उनको प्राप्त करने की, तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, हर जगह। सो व्हेन वी रिफ्लेक्ट ऑन आर एक्सपीरियंस, तो जब हम अपने एक्सपीरियंस को देखते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट इक्वलिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो हमारे अकॉर्डिंग इक्वलिटी का क्या मतलब हुआ, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। इसका मतलब हुआ सॉरी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हर किसी को। एट द सेम टाइम इफ देयर आर सेपरेट काउंटर्स फॉर द ओल्ड एंड डिसेबल्ड, वी अंडरस्टैंड दैट सच स्पेशल ट्रीटमेंट मे बी जस्टिफाइड। इसके साथ ही मान लीजिए कि आप बिल्कुल लाइन में लगे हैं, उसी के साथ कोई स्पेशल सेपरेट काउंटर्स बनाए गए हैं कुछ ओल्ड और डिसेबल्ड लोगों के लिए, तो बिल्कुल आपको लगेगा ठीक है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और जो स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है वो जस्टिफाइड भी है। क्योंकि सही सी बात है कि कोई बुजुर्ग है, कोई डिसेबल्ड लोग हैं, तो वो इतनी देर तक लाइन में नहीं खड़े हो सकते, तो अगर उनको सेपरेट काउंटर्स बना के जल्दी चीज़ें प्रोवाइड करें तो वो बिल्कुल उनका अधिकार है।
But we also notice every day that many poor people cannot go to the shop or to doctor because they have no मनी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विस। इसके साथ ही हम कई बार लाइफ में ये भी देखते हैं कई गरीब लोग जो हैं वो डॉक्टर्स के पास या कुछ चीज़ें जो एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज उनको नहीं खरीद पाते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता। इसी तरह से आपने देखा होगा ये जो लोग होते हैं काफ़ी हार्ड वर्किंग लेबर्स होते हैं जो कि पत्थरों को काट रहे होते हैं, जो कि ईंटें बना रहे होते हैं और काफ़ी घंटे मशक्कत करने के बाद। तो हमारा हम एटलीस्ट हमें इतना सेंसिटिव होना चाहिए उनके प्रति कि समाज में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ इक्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, कुछ फेयर काम करना चाहिए सोसाइटी में रह के। वी कम टू रियलाइज दैट इक्वलिटी मस्ट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ फेयरनेस सो दैट पीपल आर नॉट अनड्यूली एक्सप्लॉइटेड एंड डिसएडवांटेज्ड बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो बेसिकली तब हम समझते हैं कि इक्वलिटी का मतलब ये भी है कि कुछ फेयरनेस मिले सोसाइटी में जिसकी वजह से उनको कुछ स्पेशल राइट्स मिले जिसकी वजह से उनका कोई एक्सप्लोटेशन ना करे, कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर्स उनका फ़ायदा ना उठाएं। कंसीडर द फैक्ट दैट देयर आर मैनी चिल्ड्रन। इस तरह से यही फैक्ट को कंसीडर करते हैं कि सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम चाहते हैं कि उनको भी एक फेयर ट्रीटमेंट मिले, फेयर इक्वलिटी मिले जिसकी वजह से वो ग्रोथ कर सके, उनका कोई एक्सप्लोटेशन नहीं कर सके। तो इसी से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, ठीक है, क्योंकि इतनी गरीबी है और वो अपने आप को फीड करने के, अपने आप को पालने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भरा काम करते हैं जगह जगह पे। तो वो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पाते, जबकि वो एज होती है उनकी पढ़ाई लिखाई की, खेलने कूदने की, बट उस समय में वो काम कर रहे होते हैं और काफ़ी हैज़ार्डस प्लेस में, काफ़ी डेंजर प्लेस में वो काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से आपने देखा होगा जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको भी घर के काम करने दिया जाता है और उनको स्कूल जाने का चांस नहीं मिलता है, ठीक है। उनको बोला जाता है कि आपके जो यंगर जो सिबलिंग्स है, जो भाई बहन हैं, उनको आप केयर करिए, उनको पालिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि जो पेरेंट्स है वो इतनी, क्योंकि गरीबी है तो पेरेंट्स को ज़्यादातर काम पे जाना पड़ता है, वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते क्योंकि और छोटे बच्चे हैं तो उनको संभालने के लिए उनको बुला रहना पड़ता है घर में। इस तरह से भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए भी काम किया बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशन के लिए, और क्या काम किया कि उन्होंने गारंटी किया राइट टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल दिस, ठीक है। तो कंपलसरी एजुकेशन ये बनाया गया है ताकि प्राइमरी एजुकेशन सब बच्चों को मिले, और ये एक राइट रिमेन्स फॉर्मल। अगेन वी मे फील दैट द गवर्नमेंट शुड डू मोर। फिर भी हमें लगता है कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा बच्चों के लिए करना चाहिए, उनके पेरेंट्स के लिए करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जा सकें। दस यू मे सी दैट आर आइडिया ऑफ इक्वलिटी इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। अब आप देखो थोड़ा सा जो आइडिया, आपके जो इक्वलिटी का आप आइडिया समझोगे, डेफिनेशन समझोगे, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने लगी है, हाँ। वैन वी आर इन, क्यों, तो किस तरह से कॉम्प्लेक्स हो रही है, जब हम लाइन में खड़े होते हैं या प्ले ग्राउंड में खड़े होते हैं तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही इफ़ वी सफ़र फ्रॉम सम डिसेबिलिटी वी वांट स्पेशल प्रोविजंस में। इसके साथ ही जब हम, हमारे साथ कोई घटना हो जाए या हम डिसेबिलिटी फील कर रहे हैं, किसी तरह की डिसेबिलिटी है, उससे सफ़र हो कर रहे हैं, तब हम चाहते हैं कि कोई स्पेशल प्रोविजंस भी बने हमारे लिए, कुछ स्पेशल अधिकार बने। व्हेन वी कैन नॉट इवन अफोर्ड बेसिक नीड्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज नॉट इनफ। तो जब एक इंसान अपने बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाता तो उसकी ज़िंदगी में इक्वल अपॉर्चुनिटी कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। वो इनफ नहीं है वो, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें चाहता है। वी मस्ट बी इनेबल to go to school or get help through proactive measures such as fair distribution of resources, jobs, decent wages, subsidized hospital, etc. This requires that some agency be made responsible to ensure fairness. तो हमारा मेन मोटिव यही है कि जब हम स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं और कोई भी तो हम चाहते हैं कि हमें प्रोएक्टिव मेजर्स, जैसे कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, वो मिले अधिकार, जॉब्स मिले, डिसेंट वेजेस, अच्छा वेजेस मिले, सैलरी मिले, साथ ही हॉस्पिटल्स जो है वो सब्सिडाइज हॉस्पिटल मिले, सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कम खर्चा हो। तो दिस रिक्वायर, तो ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं और चाहते हैं कौन सी एजेंसी वास्तव में ये जो फेयरनेस होगी, जो इक्वलिटी होगी, वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेंगी कुछ एजेंसीज, और गवर्नमेंट एजेंसीज ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। सो द रीजन वी हैव मेनी डेफिनेशंस बिकॉज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरह से देखिए आप डेफिनेशन जो इक्वलिटी की होगी वो बहुत ही अलग अलग परिभाषाएं आपको मिलेंगी, और ये किस बात पर निर्भर करती है ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कि किस जगह आप खड़े हो, क्या वहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो परिभाषा है वो चेंज होती जाएंगी इक्वालिटी की। वी स्टार्टेड विद व्हाट इट मीन फॉर आवरसेल्फ एंड देन प्रोसीडेड टू कंसीडर अदर्स। इसी तरह से पहले हम समझते हैं कि हमारे लिए किस इस परिभाषा का मतलब है, और फिर हम अप्लाई करते हैं उस परिभाषा को दूसरे के लिए भी, जैसे जो पुअर हैं, डिसएडवांटेज लोग हैं, जिनको सारी इस तरह की मदद नहीं मिलती, सीनियर सिटीजन एक्सेट्रा। तो कंसीडर अदर्स से मतलब इन तरह के लोगों से है। वी डिस्कवर्ड मैनी लेयर्स ऑफ मीनिंग, वी हैव बीन डूइंग पॉलिटिकल थ्योरी विदाउट रियलाइजिंग इट। तो हम इस तरह की
डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनके मीनिंग्स को डिस्कवर कर रहे हैं इससे रिलेटेड। और हम देखिए पॉलिटिकल थ्योरी पे काम कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग इट, और हम रियलाइज नहीं कर पा रहे कि वास्तव में कितनी बड़ी चीज़ है, क्या वास्तव में पॉलिटिकल थ्योरी है। तो पॉलिटिकल थ्योरीज क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स बाय लुकिंग एट हाउ दे आर अंडरस्टूड एंड यूज्ड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। तो इस तरह से पॉलिटिकल थ्योरीज ने एक एक मीनिंग को, जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो मीनिंग है, फ्रीडम हो गया आपका, इक्वलिटी हो गया, जस्टिस हो गया, तो इन सबको क्लियर किया, इनके मीनिंग्स को क्लियर किया, और साथ में चाहे कि हम इसको समझें और अपने ऑर्डिनरी लैंग्वेज में भी उनको इस्तेमाल करें, उनको परिभाषित करें। They also debate and examine the diverse meanings and opinions in a systematic manner. इसी के साथ जितने भी पॉलिटिकल थ्योरीज थे उन्होंने जब भी परिभाषाएं दी तो ऐसे नहीं कि एक ने बोला और परिभाषा बन गई, नहीं, उन्होंने काफ़ी डिबेट किया, काफ़ी उनको जांचा परखा इन परिभाषाओं को, ओपिनियंस दी अलग अलग वे में, सिस्टमेटिक मैनर में, तब इन परिभाषाएं हमारी लाइफ में आई। वैन इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इनफ, वैन डू पीपल नीड स्पेशल ट्रीटमेंट। देखिए तो इस तरह के क्वेश्चंस पे भी बात की कि इस तरह से इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इनफ होती है कि नहीं होती, वैन डू पीपल, कब जो लोग हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, कितना और कहाँ तक उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, क्या जो पुअर चिल्ड्रन हैं उनको स्कूल में आने के लिए जैसे मिड डे मील्स दी जाए, उनको दोपहर का खाना दिया जाए जिससे कि वो अट्रैक्ट हों स्कूल में रहें। दीज आर, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिनको हमेशा एड्रेस किया जाता है। एज यू कैन सी दिस इशूज आर एमिनेंटली प्रैक्टिकल, दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर फ्रेमिंग पब्लिक पॉलिसीज एंड ऑन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। तो आप देख सकते हैं जो जितने भी इशूज़ हैं ये प्रैक्टिकली लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। इस वजह से बहुत ज़रूरत है कि कुछ पॉलिसीज़ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ को बनाया जाए, कुछ गाइडलाइंस दी जाए। एज इन द केस ऑफ इक्वलिटी, जैसे आप केस देखोगे इक्वलिटी का, सो ऑल्सो इन द केस ऑफ अदर, इसी तरह से अलग कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जैसे भी आपके पॉलिटिकल थ्योरीज जो हैं एवरीडे ओपिनियंस देते हैं, डिबेट करते हैं, मीनिंग्स देते हैं। और ये किस किस टॉपिक पे, जैसे आपका फ्रीडम है, सिटीजनशिप है, राइट्स है, डेवलपमेंट है, जस्टिस है, इक्वलिटी है, नेशनलिज्म है, सेकुलरिज्म है, आज सम ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वी विल डिस्कस इन द फॉलोइंग चैप्टर। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि वास्तव में जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत, जो हमें कवर करने, जो हमें पढ़ने हैं, तो ये आपके बेसिकली चैप्टर्स ही हैं इस बुक के, जो आप आगे पढ़ोगे वही चीज़ यहाँ पे बता दी गई है। इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि है आपकी 1.4 कि वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। तो इस चैप्टर को हमने स्टार्ट इन्हीं 3 क्वेश्चन से किया था, तो जिसमें आपका थर्ड क्वेश्चन था कि वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, कि हमें क्यों पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना चाहिए। तो समझ लेते हैं क्यों पढ़ना चाहिए। वी मे हैव पॉलिटिकल आइडियाज बट डू वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। हमारे पास बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज हैं, ठीक है, पर क्या ज़रूरत है कि पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ा जाए। ये क्या, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पॉलिटिशियंस को ही सूट करती है जो कि रोज़ाना अपनी लाइफ में पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस करते हैं, या तो सिर्फ ये उनके लिए जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं, या सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हमें टीच करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, यानी जो हमारे टीचर्स हैं, या फिर ये सिर्फ उनके लिए काफ़ी है जो कि लॉयर्स और जजेस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज की व्याख्या, इंटरप्रेट मतलब व्याख्या करते हैं, बताते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। और या फिर ये उन्हीं के लिए एक्टिविटीज़ जो जर्नलिस्ट जो हैं हु एक्सपोज एक्सप्लोटेशन, जो कि जो भी समाज में शोषण हो रहा है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या फिर डिमांड करते हैं न्यू राइट्स को। या फिर जो स्टूडेंट्स जो हायर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, वो उन्हीं के लिए काफ़ी है कि वो इस मीनिंग को समझे, फ्रीडम का क्या मतलब है, इक्वलिटी का क्या मतलब है। तो क्या हम ये समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ना चाहिए, वो देखिए आंसर आ रहा है, और इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, और अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो आप भी एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखिएगा। तो आपका फर्स्ट पॉइंट ये है, पॉलिटिकल थ्योरी इज रेलिवेंट फॉर ऑल अबव टारगेट ग्रुप्स। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी देखिए हर एक ग्रुप से कनेक्टेड है, हर किसी पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड है। एज हाई स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें तो वी मे चोज वन ऑफ द अबव प्रोफेशन इन द फ्यूचर एंड सो इनडायरेक्टली इट इज रेलिवेंट फॉर अस इवन नाउ। तो इस तरह से देखिए हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन अपना फ्यूचर के हिसाब से चुन लेते हैं और उस हिसाब से वो सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, बट पॉलिटिकल थ्योरी की बात लूँ, जैसे मैंने आपको बोला, तो ऐसा नहीं कि किसी करियर से रिलेटेड है, ये हर किसी पर्सन से रिलेटेड है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैथमेटिक्स पढ़ के क्या सबको इंजीनियर और मैथमेटिशियंस ही बनना है? नहीं। तो अच्छा, अगर सबको मैथमेटिशियंस और इंजीनियर्स बनना है तो जिनको बनना है वही मैथ पढ़े ना, सब क्यों पढ़ें? तो इसी तरह से पॉलिटिकल थ्योरी भी यही चीज़ है कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स ही इसको पढ़ेंगे, वही नॉलेज लेंगे, नहीं, इसको सबको पढ़ना है और सबको नॉलेज लेनी है। तो इसी तरह से देखिए, इज इट नॉट बिकॉज बेसिक अर्थमेटिक्स इज यूजफुल टू लाइफ इन जनरल। तो हम क्यों सब बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं? ताकि हमारी लाइफ में
अर्थमेटिक का क्या रोल है डेली की लाइफ में, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हमें मिल सके। इसी तरह से देखिए सेकंड, क्यों हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, वी आर ऑल गोइंग टू बी सिटीजन इंटाइटल्ड टू वोट एंड डिसाइड आवर इशूज, क्योंकि हम आगे चल के इस देश के सिटीजन बनने वाले हैं और हमें वोट देने का अधिकार है। हम वोट देंगे, डिसाइड करेंगे वेरियस इशूज को, टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेंगे। इट इज़ हेल्पफुल टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ द पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन दैट शेप द वर्ल्ड वी लिव इन। तो बिल्कुल एक बेसिक नॉलेज हमें बिल्कुल होनी चाहिए पॉलिटिकल आइडियाज और इस तरह की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की जिसमें हम रहते हैं, जिससे पूरा वर्ल्ड बनने वाला है आगे का। इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इट इज क्रूशियल दैट वी लर्न टू बी रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड if we are to participate in gram sabhas or offer our views on websites and polls। तो इसके साथ ही देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन सोसाइटीज़ भी होती है जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से हमें रीजनेबल चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्म हमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि किस तरह से अगर ग्राम सभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो कहाँ हमें पार्टिसिपेट करना है, वेबसाइट्स पे किस तरह से व्यू करना है, किस तरह से पोल अपने वोट्स देना है। तो ये सब चीज़ों की नॉलेज हमें मिलती है। इफ़ वी सिंपली एक्सप्रेस आर्बिट्री प्रेफरेंसेज वी विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव। और इसी तरह से हम अपने आप को एकदम मोनाज वाला आर्बिट्री प्रेफरेंसेज देंगे तो ये इफेक्टिव नहीं रहेगी। बट इफ़ वी आर थॉटफुल एंड मैच्योर वी कैन यूज़ द न्यू मीडिया टू डिस्कस एंड एक्सप्रेस आर कॉमन इंटरेस्ट। बट अगर हम हमेशा विचारधीन रहेंगे, हम सोचेंगे हर चीज़ को, मैच्योर रहेंगे, हम इन सब चीज़ों के बारे में भी ऐसा नहीं कि अपने पर्टिकुलर करियर से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ें बट हर तरह से नॉलेज लें, तो हम बेशक एक न्यू मीडिया बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट को। इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में, जो कि आपका पेज नंबर 14 आ रहा है। As citizens, we are a bit like the audience in a music concert. We are not the main performance interpreting the song and melody, but we set the agenda, appreciate the output, and put in new requests. Have you noticed that musicians perform better when they know the audience is knowledgeable and appreciative? So, also an educated and vigilant citizenry makes those who play पॉलिटिक्स मोर पब्लिक स्पिरिटेड। तो इस पर हमें ये बताइए, जैसे एज अ सिटीजन अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो आप कंपेयर कर लीजिए, जैसे एक ऑडियंस है, हम सबके सब ऑडियंस है और एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में बैठे हैं, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी हम लोग कोई परफॉर्मेंस नहीं है वहाँ पे, हम कोई भी सॉन्ग नहीं गा रहे, हम कोई मेलोडी नहीं कर रहे वहाँ पे, बट वी सेट द एजेंडा। बट हम एक एजेंडा जरूर सेट करते हैं एज अ ऑडियंस कि हमें अप्रिशिएट करना है। जब ये पूरा म्यूजिक कंसर्ट हो जाएगा तो अगर हमें अच्छा लगा तो हम उसे अप्रिशिएट करेंगे और कुछ रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमें और गाने भी सुनने हैं, ठीक है। तो एक आपको मैं कंपैरिजन बता रही हूँ कि एज अ सिटीजन आप इस कंट्री में अपने आप को एक ऑडियंस समझिए जो कि म्यूजिक कंसर्ट अटेंड करिए। इसी तरह से देखिए जब जो म्यूजिशियंस हैं जो वो परफॉर्म करेंगे, आपने देखा होगा वो कब परफॉर्म बेटर, कब अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब उनकी जो ऑडियंस है वो नॉलेजेबल हो, उनको म्यूजिक की नॉलेज हो और वो अप्रिशिएट, बाद में तालियां बजाते हों, वो अप्रिशिएट करते हों उनको, तभी म्यूजिशियन जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो सेम आप समझिए, इसी तरह से पॉलिटिक्स को भी समझिए। जब आपकी गवर्नमेंट और जो भी इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, अगर एज अ सिटीजन आप उनको अप्रिशिएट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। और आप कब अप्रिशिएट करेंगे, जब आप नॉलेजेबल होंगे, ठीक है। जैसे बोला कि ऑडियंस कैसी होनी चाहिए, नॉलेजेबल। तो देखिए लास्ट लाइन से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो ऑल्सो एन एडुकेटेड एंड विजिलेंट सिटीजनरी मेक्स दोज हु प्ले पॉलिटिक्स मोर पब्लिक स्पिरिटेड। कि अगर आप एक पढ़े लिखे और विजिलेंट होंगे, आप सतर्क रहोगे कि हाँ क्या डेमोक्रेसी, आप हर चीज़ में इंटरेस्ट लोगे, किस तरह से ये वर्ल्ड बन रहा है, आप गवर्नमेंट में इंटरेस्ट दिखाओगे कि जो भी पॉलिसीज, जो भी काम हो रहा है अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप एक अच्छे सिटीजन का रोल प्ले करोगे यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो गवर्नमेंट है, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, जो पॉलिटिक्स प्ले करते हैं वो अच्छे से करेंगे और पब्लिक स्पिरिटेड के अकॉर्डिंग ही वो काम करेंगे। इसी के साथ देखिए थर्ड हमारा आ रहा है आंसर का थर्ड पॉइंट कि हमें क्यों पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करना चाहिए। थर्डली, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड सेकुलरिज्म आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट इशूज इन आवर लाइफ। देखिए फ्रीडम, इक्वलिटी और सेकुलरिज्म जो है कोई एब्स्ट्रैक्ट इशूज नहीं है हमारी लाइफ के, ठीक है। एक तरह से नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है ये, हमें अपनी डेली लाइफ में हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन ये है कि वी डेली इनकाउंटर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेरियस सोर्स इन फैमिली, स्कूल्स, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल्स एंड सो ऑन। हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, काफ़ी सारा भेदभाव देखते हैं हर जगह, फैमिली हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, शॉपिंग मॉल्स हो और सो ऑन, कितना भी ले लो हर चीज़ को में। वी आरसेल्फ हैव प्रेजुडिसेस अगेंस्ट पीपल हु आर इन डिफरेंट फ्रॉम अस। और इसके साथ ही हमारी जो सोच होती है दूसरे लोगों के लिए भी उनके लिए भी कुछ अलग होती है, अगर वो किसी डिफरेंट रिलीजन, कास्ट और जेंडर और क्लास से बिलोंग करते हैं। इफ वी फील ऑप्रेस, अगर हमारे से कोई भेदभाव होता है, वी वांट इट redressed, एंड इफ दैट इज डिलेड वी फील वायलेंट रेवोल्यूशन इज जस्टिफाइड। तो अगर हमारे साथ कोई भेदभाव हुआ है, अगर हम ऑपरेस होते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको सुधारा जाए, रिड्रेस करते हैं हम उसको। अगर उसमें किसी तरह का डिले होता है तो हम सोचते हैं कि क्यों ना एक वायलेंट रेवोल्यूशन कर दी जाए जिससे कि हमें जस्टिस मिले।
इफ़ वी तो रेवोल्यूशन मतलब क्रांति है ना, हिंसापूर्ण क्रांति कर दी जाए। इफ़ वी आर प्रिविलेज्ड वी डिनाई दैट देयर इज एनी ऑपरेशन इवन एज आर मेड्स एंड सर्वेंट्स स्ट्रगल फॉर डिग्निटी। इस तरह से देखिए, अगर हम प्रिविलेज्ड हैं, हम किसी स्पेशल क्लास से बिलोंग करें, हम अमीर हैं और हमारे हम हर फैसिलिटी को एंजॉय करें, तो हम कभी कभी मना कर देते हैं, ठीक है, जो हमारी मेड्स और सर्वेंट्स हैं, जो भी वो अपनी लाइफ में अपनी डिग्निटी के लिए स्ट्रगल करें, हम उनके लिए वैल्यू नहीं करते, ठीक है, उस चीज़ के लिए। समटाइम्स वी इवन फील दैट आर सर्वेंट डिजर्व द ट्रीटमेंट दे गेट, और समटाइम हमें लगता है ठीक है, जो सर्वेंट्स के साथ हम जैसा भी बिहेव करते हैं सोसाइटी में, जैसा भी उनके साथ बिहेव होता है, वो उसी लायक है। बट ये सही चीज़ नहीं है। बट वॉट पॉलिटिकल थ्योरी इंकरेजेस अस टू डू इज एग्जामिन आर आइडियल्स फीलिंग्स। तो नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी किस चीज़ पे काम कर रहा है, वो इंकरेज करता है हमें सोचने पे, हमें हमारी फीलिंग्स और हमारे आइडियाज़ को एग्जामिन करने के लिए, परखो उनको अच्छे से कि आप क्या सोच रहे हो किसी और के बारे में, पहले आप अपने लिए उस तरीके से सोचिए। तो अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स जस्ट वी लुकिंग एट देम मोर केयरफुली वी बिकम मॉडरेट इन आइडियाज एंड फीलिंग्स। तो इस तरह से पॉलिटिकल थ्योरी हमारी पॉलिटिकल जो सोच होती है, पॉलिटिकल थिंग्स पे जो भी हम सोचते हैं, उसके प्रति हमारे आइडियाज़ को, हमारे व्यूज़ को, हमारे एक्सप्रेशन को चेंज करता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी केयरफुल रहते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से सीखते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो आइडियाज़ और फीलिंग्स है वो भी मॉडरेट होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज हो सके। फाइनली एज स्टूडेंट्स वी एंजॉय डिबेट्स एंड इलोकेशन कॉम्पिटिशन। तो फाइनली अगर एज ए स्टूडेंट देखें तो हम काफ़ी ये डिबेट्स को एंजॉय करते हैं, इलोकेशन कॉम्पिटिशन। तो इलोकेशन कॉम्पिटिशन कौन से होते हैं, जहाँ पे अपने देखो स्किल ऑफ क्लियर एंड एक्सप्रेसिव स्पीच दी जाती है, स्पेशली ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड एट्रिकुलेशन, ठीक है। तो इस तरह की जब डिबेट्स वगैरह होते हैं, कंपटीशन होते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी सारे ओपिनियंस रखते हैं हर तरह की, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या न्यायपूर्ण नहीं है, क्या रिजनेबल है, क्या नहीं है। ओनली व्हेन वी आर्ग्यू विद अदर्स, देखिए यही एक चीज़, तो जब हम दूसरे से आर्ग्यू करते हैं, ठीक है, बातें करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, वी रियलाइज द नीड टू डिफेंड दैम एंड सीक आउट रीजंस एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो यही एक तरीका जिससे हम पता कर सकते हैं किस तरह के रीजंस और आर्ग्यूमेंट्स हमें अपनी लाइफ में लाने हैं। Political theory exposes us to systematic thinking on justice or equality so that we can polish our opinions and argue in an informed मैनर एंड फॉर द सेक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो पॉलिटिकल थ्योरी वो चीज़ है जो हमें हमारी सिस्टमेटिक थिंकिंग, एक सिस्टमेटिक थिंकिंग लाती है, किस बारे में सोचने के लिए, जस्टिस और इक्वलिटी के बारे में सोचने के लिए, बिल्कुल हमारे ओपिनियंस और जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको बिल्कुल पॉलिश करती है और एक इन्फॉर्म मैनर में लाती है, जिससे कि हम कॉमन इंटरेस्ट के बारे में समझ सकें। Such skills of debating rationally and communicating effectively are likely to be great assets in the global information order। तो इस तरह की जो स्किल्स हमारी लाइफ में जो आती हैं, क्योंकि हम डिबेट करते हैं रेशनली, लॉजिकली, रीजनेबल थिंग्स पे डिबेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से इफेक्टिवली कम्युनिकेशन होता है, तो ये एक तरह से किस तरह से एक ग्रेट एसेट की तरह निकलता है, जिसकी वजह से ग्लोबल इंफॉर्मेशन ऑर्डर बनता है और फॉलो किया जाता है। इसके साथ ही देखिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और चलिए एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी। तो इनमें से कौन सी ऐसी एक स्टेटमेंट है जो कि या तो सही है या फिर फॉल्स हो सकती है अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। इट डिस्कसेस आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो आपको बस ट्रू फॉल्स बताना है रिलेटेड टू पॉलिटिकल थ्योरी कि इसमें से कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। तो ये क्या, ये एक पॉलिटिकल थ्योरी जो है, एक ऐसा आइडिया हम डिस्कस करते हैं इसमें कि किस तरह के बेसिस पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाई जाएं, या फिर सेकंड है, सेकंड आप देखिए ये ट्रू है क्या फॉल्स है पॉलिटिकल थ्योरी को लेके। इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स। क्या ये जो डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करती है, या फिर पॉलिटिकल थ्योरी ये है कि इसमें हम डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इक्वलिटी, फ्रीडम, इनके मीनिंग को समझते हैं, या ये हमें उनके मीनिंग समझाती है। या डी है, इट प्रिडिक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। या फिर ये बताती है कि आगे चल के पॉलिटिकल पार्टीज की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, क्या उनका ये भविष्य बताती है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी, कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स हो सकती है पॉलिटिकल थ्योरी की, तो आपको बतानी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियंस डू। कि पॉलिटिक्स जो वास्तव में जो पॉलिटिक्स है वो बहुत काफ़ी कुछ ज़्यादा है जो कि पॉलिटिशियंस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या पॉलिटिशियंस करते हैं, तो आपने इसका मीनिंग पढ़ा था, हमने अच्छे से लाइन पढ़ी थी कि पॉलिटिक्स बहुत कुछ वो चीज़ है, इससे जो पॉलिटिशियंस करते हैं उससे काफ़ी बढ़ के पॉलिटिक्स होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है पॉलिटिक्स।
जो भी पॉलिटिशियंस करते हैं। तो डू यू एग्री विद दिस, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो, और अगर एग्री करते हो तो आपको एग्जांपल देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विजिलेंट सिटीजंस आर मोस्ट मस्ट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग फॉर डेमोक्रेसी कॉमन। तो अभी बिल्कुल हमने पढ़ा था कि विजिलेंट सिटीजंस बहुत ज़रूरी हैं किसी भी सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो आपको इस पर कॉमेंट करना है, आपको ये एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताना है। और क्वेश्चन नंबर फोर है इन वॉट वेज इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यूजफुल फॉर अस, किस तरह से जो पॉलिटिकल थ्योरी की जो स्टडी हम करते पढ़ते हैं किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद रहती है। आइडेंटिफाई, तो आपको 4 तरीके बताने जिसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी हमारी लाइफ में काफ़ी यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 5 है डू यू थिंक दैट अ गुड कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट कैन कॉम्पेल अदर्स टू लिसन टू यू। इसके साथ ही क्या आपको लगता है अगर आप गुड और कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट किसी के साथ कर रहे हो, आप अच्छे से भाषण दे रहे हो, डिबेट कर रहे हो, क्या वो किसी को रोक सकता है, कॉम्पेल किसी को बांध सकता है कि आपको वो सुने। डू यू थिंक, क्वेश्चन नंबर 6 है डू यू थिंक स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी इज लाइक स्टडिंग मैथमेटिक्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना जिस बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथमेटिक्स पढ़ा जाता है। इसके सपोर्ट में आपको अपना रीजन देना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लिया है और आई होप कि आपको इसके आंसर्स आते हो, अगर आपने अच्छे से पूरा चैप्टर समझ लिया हो। तो इसी के तरह बाकी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के लिए भी बने रहिए इस चैनल पे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आई होप कि ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।